वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 फार्मास्यूटिक्स का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, जैसे हमने कोई दवा बना ली तो उसके बाद उसे हमें पैक भी करना है, उसे किसी चीज में क्या हमें रखना है, ठीक है, पैक करके। तो तभी उसका नाम क्या पड़ गया है, ऐसे मटेरियल जिसको हम किस में यूज करेंगे, पैकेजिंग में। तो वो क्या होगा, पैकेजिंग मटेरियल। तो वही हमें देखना है कि टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास। ऐसे ही टाइप्स प्लास्टिक के, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी प्लास्टिक का, और इसी के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हमें देखने हैं। ऐसे ही सेम मेटल के लिए, ऐसे ही रबर के लिए, किस तरीके से पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे हमें उनके बारे में अच्छे से बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 5 घंटे का ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2। तो देखो, अभी बताया मैंने पैकेजिंग मटेरियल क्या है। बहुत तरीके के मटेरियल हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, हमारे प्रोडक्ट को हम सेफ रखते हैं, बचाते हैं उसे बाहर के इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसमें कोई ग्रोथ ना हो जाए। बैक्टीरिया की अगर लिक्विड प्रिपरेशन है तो हमें उसे अलग तरीके के ग्लास में रखना है। पैरेंटल प्रिपरेशन जो हम इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, सीधा हमारे ब्लड में जाती है प्रिपरेशन ड्रग, उसको हमें अलग कंटेनर में रखना है। तो वही सब चीजें हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। पैकेजिंग मटेरियल, अरे यार बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत इजी है फार्मास्यूटिक्स, तो टेंशन मत लो, उसे आसान बनाएंगे एक तरीके से, है ना। देखो तो क्या है, पैकेजिंग मटेरियल रेफर टू दी वेरियस मटेरियल। क्या होते हैं ये, बहुत सारे मटेरियल्स हैं यूज टू कंटेन, यानी उसमें रखने के लिए, जिसमें हम रख सके अपने प्रोडक्ट को, प्रोटेक्ट कर सके, उसे बचा सके, प्रिजर्व करके रख सके। और किसको, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। यही क्या है, हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। दीज मटेरियल्स इंक्लूड, और इसमें क्या क्या आते हैं, देखो कंटेनर्स आ जाते हैं हमारे, क्लोजर्स आ जाते हैं, लेबल्स एंड पैकेजिंग कंपोनेंट। वही कि भाई जिससे हमारा एक पैकेजिंग मटेरियल बना होगा, कंटेनर जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को कंटेन करेंगे, क्लोजर्स जिससे हम उसे क्लोज कर देंगे ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेबल लगा देंगे तो लेबल के लिए हो जाएगा, एंड अदर पैकेजिंग कंपोनेंट हो गए, जैसे रबर हो गई, सीलिंग के लिए रबर यूज कर ली। तो ये सब हम यूज करते हैं और इनको हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये बिल्कुल क्या रहे, हमारा प्रोडक्ट जो है बनने से लेकर के पेशेंट के यूज तक के लिए वो बिल्कुल कैसा हो, स्टेबल हो, सेफ्टी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। तो यही है कि इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि क्या मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, सेफ्टी मेंटेन रहे। किसकी, मेडिकेशन की। जो भी हम दवा ले रहे हैं किस वक्त, थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, जब वो जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल है उस वक्त वो हमारी जो ड्रग है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे और सेफ्टी मेंटेन रहनी चाहिए, कब, प्रोडक्शन से लेके पेशेंट के यूज तक के लिए। तो ये होती है हमारी पैकेजिंग मटेरियल। ऐसा मटेरियल भाई जो प्रोटेक्ट करके रखे हमारे प्रोडक्ट को, बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखे, प्रिजर्व करके रखे। और ऐसे मटेरियल में हमारे क्या आ जाता है, कंटेनर, क्लोजर, लेबल्स, पैकेजिंग कंपोनेंट, ये सभी आ जाते हैं। और इनको ऐसे डिजाइन करा गया है कि स्टेबिलिटी, सेफ्टी, ये सब चीजें क्या रहे, मेंटेन रहे। और ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, किसके, कंटेनर्स के, या फिर और किसके, क्लोजर्स के। जो क्लोजर्स है मतलब मेनली हम इसे क्या बोलेंगे, ढक्कन, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं, वो क्लोजर है। तो ये सब क्या रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अब देखो फार्मास्यूटिकल कंटेनर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये ऐसी डिवाइस है जो क्या करके रखेगी, हमारी ड्रग को होल्ड करके रखेगी। और हमारे ये जो कंटेनर है ये हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी हो सकते। कैसे, मैं बताती हूँ। मान लो एक कांच का जो है, ग्लास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लास्टिक का, चलो जैसे मानो एक प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें आपने देखा होगा कि अंदर पाउच में भी मेडिसिन वगैरह होती है। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही उसे ओपनली प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया है। तो क्या, अगर अलग से उसके अंदर पाउच में रखा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है ना कंटेनर के। हाँ, तो वही तो कह रहा है ये कि या तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी रह सकता है हमारे प्रोडक्ट के साथ। कौन, कंटेनर। ऐसे ही क्लोजर्स हैं। क्लोजर्स ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, कंटेनर्स जहां से हम, जिससे हम ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, क्लोजर्स होते हैं। और हाँ, अगर हम अपनी पैकिंग जो है अच्छे से नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, हमें यही पॉइंट जो है ध्यान देते हुए चलना है कि इम्प्रॉपर पैकिंग
इम्प्रॉपर पैकेजिंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स में कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट है जो भैया वो खराब हो जाएगा अगर हमने पैकिंग अच्छे से नहीं करी, पुअर क्वालिटी की अगर हमने कंटेनर यूज कर लिए। तो इसलिए ये नहीं कि सिर्फ हमें मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होता है, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पे, बल्कि जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है इनका भी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कि इसकी भी क्वालिटी को अच्छे से चेक करना। अब सबसे पहले हम अपने पहले पैकेजिंग मटेरियल की तरफ चलते हैं जो है ग्लास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी पैकेजिंग मटेरियल आप पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लास के बारे में। तो क्या होता है ये देखो, सबसे ज्यादा एक तो कॉमन मटेरियल है जो पैकेजिंग में हमारा यूज होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। उसके बाद ये जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं, ये जैसे कि बॉटल्स हो गई, वायल्स हो गई, इनको हम चूज करते हैं किस लिए, क्योंकि ग्लास की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करके रखती है, हमारे मेडिकामेंट को, जो भी हमारी ड्रग है उसको स्टेबल रखती है और सेफ रखती है, ग्लास कंटेनर्स जितने भी होते हैं हमारे। तो वही उसी के बारे में हमें पढ़ना है, और मैंने थोड़ा नॉलेज के बेस पे बता दिया है कि भाई इसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है ग्लास की, ग्लास किससे मेनली हमारा बना हुआ है। तो देखो सैंड से यानी रेत से, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिका बोलते हैं, सोडा ऐश यानी कि क्या, सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारा, और लाइमस्टोन चूना हो गया, देखो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और कलेट क्या होता है, ब्रोकन ग्लास यानी ग्लास के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलेट बोलते हैं। और ये हमारा किस तरीके का काम करते हैं, फ्यूजन एजेंट, यानी अगर हम एक ग्लास को पूरा बना रहे हैं तो उसमें ये जो ब्रोकन जो ग्लास के जो पीसीस हैं ये पूरा क्या होंगे, उस ग्लास को अच्छे से बना देंगे। फ्यूज यानी कि उसमें जितना भी हम पूरा एक अच्छे से ग्लास को बनाएंगे तो उसमें फ्यूजन का काम करेंगे, उसे मिला देंगे, तो फ्यूजन एजेंट बन जाएंगे ये। अदर और क्या क्या यूज होते हैं, देखो सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सभी चीजें हमारी यूज होती है। तो ये क्या है, ग्लास जिससे बना हुआ है। फिर उसके बाद टाइप्स पे आते हैं ग्लास के। ये कहते हैं ना कि ये आपको, आप चाहे डी फार्म करे चाहे बी फार्म करे, ये ग्लास के जो टाइप है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जिट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा टाइप 1 ग्लास कौन सा होता है, इसका क्या नाम है, और आपके एग्जाम में भी टाइप्स जरूर आएंगे। तो देखो अच्छे से, टाइप 1 ग्लास जो है इसी का एक और नाम होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 1 ग्लास क्या है, बोरोसिलिकेट, यानी कि बोरोन और सिलिकॉन से मिलके ये बना हुआ है हमारा टाइप 1 ग्लास। और हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि केमिकल्स जो है हमारे, मानो कोई भी ड्रग रखी है तो वो हमारी किससे, ग्लास के कंटेनर से रिएक्ट नहीं कर सकती, कोई भी केमिकल्स उसमें से जो है लीच नहीं हो सकता, ग्लास में से भी कुछ निकल के हमारे प्रोडक्ट में नहीं आ सकता, तो वो उसको रेजिस्ट कर देंगी, रोक देंगी केमिकल्स को। ये हो गई टाइप 1 की ये खासियत होती है। तो अब सोचो कि ये इतना बढ़िया है कि हाई केमिकल रेजिस्टेंस है कि बिल्कुल केमिकल्स से एकदम बचा के रखेगा। तो हम इसे मेनली किसके लिए यूज करें, भाई जो ड्रग हमारी डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, ड्रग जो है ब्लड में डायरेक्ट कौन सी जाएगी, पारेंटरल जाएंगी, है ना, पारेंटरल प्रिपरेशन जो होती है हमारे इंजेक्टेबल्स होती है वो ही तो जाएंगी। तो ऐसे ध्यान रखो ना फिर कि पैकेजिंग, हम इसे टाइप 1 को कहाँ यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग पारेंटल इंजेक्टेबल मेडिकेशंस के लिए, जो जितनी भी सेंसिटिव फॉर्मुलेशन है इन सब के लिए हम किसको यूज करते हैं, टाइप 1 ग्लास को। और इसका एग्जांपल्स है वायल्स एंड एम्प्यूल्स। देखो वायल्स और एम्प्यूल्स जो होती है हमारी पारेंटल पैकेजिंग होती है, क्या होती है, पैकेजिंग होती है। देखो ये जो वायल्स है ये हमारी हम मल्टीपल टाइम्स जो है यूज कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि इतनी होती है, रबड़ लगी होती है, तो इसमें ना इंजेक्शन सिरिंज को क्या करा जाता है, इसे उसमें छेद करके तब जाके हम उसे उसमें से जितने भी जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसको हम निकाल लेते हैं सिरिंज में। और एम्प्यूल्स क्या होते हैं भाई, इनको हम सिंगल टाइम यूज के लिए होते हैं, इसको हम तोड़ के तब यूज करते हैं, देखी होगी आपने। तो वायल्स हो गई जिनमें कांच की होती है, वो भी ग्लास की लेकिन ऊपर उसमें रबड़ लगा हुआ है, तो ये हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एम्प्यूल्स को उसी टाइम तोड़ के यूज किया जाता है, तो ये एम्प्यूल्स होते हैं। डिफरेंस भी बता दिया देखो मैंने अच्छे से। तो आप अब कहीं भी ट्रेनिंग पे भी जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि भाई वायल्स कौन सी है और एम्प्यूल्स कौन से हैं। उसके बाद टाइप 2 ग्लास देखो, टाइप 2, अब टाइप 1 क्या था, बोरोसिलिकेट ग्लास, तो अब टाइप 2 क्या है, सोडा लाइम ग्लास या फिर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि ये किससे मिलकर बना होगा, सोडा ऐश से, सोडियम कार्बोनेट इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा। तो देखो ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि थोड़ा सस्ते होते हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर, क्यों, क्योंकि इन्हें हम अब ओरल लिक्विड मेडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। देखो अब ओरल लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं तो ये भी कैसे होने चाहिए, हाई केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए हमारे कंटेनर की, हमारे प्रोडक्ट के साथ, बट लेस देन टाइप 1। ये
हाई केमिकल रेजिस्टेंस तो है लेकिन टाइप 1 से कम है ये। तो उसके बाद और सुटेबल फॉर नॉन पैरेंटल एप्लीकेशन, जितने भी नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि मान लो सिरप वगैरह हो गए, टोनिक हो गया, तो इन सब में जितनी भी ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है वहां पे हम इनका यूज करते हैं टाइप 2 ग्लास का। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप 3 ग्लास। टाइप 3 ग्लास किस क्या, टाइप 2 अभी हमने देखा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या फिर सोडा लाइम ग्लास, और इसको टाइप 3 को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम सिलिका ग्लास। क्या है ये, सोडा लाइम सिलिका ग्लास या फिर रेगुलर सोडा लाइम ग्लास है ये। जैसे वो ट्रीटेड था तो टाइप 3 क्या है, रेगुलर है। और ये लेस केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, लेस केमिकल एज कंपेयर टू टाइप 1 टाइप 2, यानी कि थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शन इनकी हो जाती है अगर हमारे कंटेनर के साथ ये रिएक्ट कर जाए। तो इसीलिए अब हमें पता है कि भाई टाइप 3 जो है कंटेनर जो है रिएक्ट कर जाएगा हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हम उसमें लिक्विड या पैरेंटल का यूज क्यों ही करेंगे, दिमाग थोड़ी ना खराब है हमारा। तो चलो ना, इससे बढ़िया हम क्या करेंगे अब इसमें पैकिंग, इसको सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म के लिए यूज कर लेते हैं। किसके लिए, सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म, जितनी भी है टैबलेट कैप्सूल या पिल्स हो गई, इनके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, किसको, टाइप 3 ग्लास को। तो आपने देखा टाइप 1 क्या था, पैरेंटल के लिए, टाइप 2 ग्लास था जो हमारा वो किसके लिए था, लिक्विड प्रिपरेशन के लिए। टाइप 3 जो है हमारा ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए है। फिर उसके बाद टाइप इसको 4 बोल लो या फिर टाइप नॉन पैरेंटल ग्लास बोल लो, यानी कि अब इसे हम नॉर्मल पैकेजिंग के लिए यूज करेंगे। तो अब ये जो हमारे क्रीम्स हो गई हैं, ऑइंटमेंट्स हो गए, जितने भी ओरल सॉल्यूशन हो गई, यानी कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई, ओरल सॉल्यूशन हो गई, अब इनको हम कहाँ पे पैक करेंगे, नॉन पैरेंटल, जो टॉपिकली हम ज्यादातर यूज करेंगे उनको हम किसमें, टाइप 4 वाले जो ग्लास होते हैं नॉन पैरेंटल ग्लास, उसमें हम पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो एम्बर ग्लास, यानी कि एम्बर ग्लास का मतलब है कि अब हम इसमें उन प्रोडक्ट को कंटेन करवाएंगे, उन प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे ऐसे ग्लास में जो लाइट से बचाने होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट से जो खराब हो सकते हैं। तो वो डार्क कलर के होंगे ऐसे ग्लास, आपने देखे भी होंगे प्रैक्टिकल लैब वगैरह में, ब्राउन कलर के डार्क एकदम ऐसे ग्लासेस होते हैं जिसमें केमिकल्स को रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्हें हमें क्या बचाना है भाई, लाइट से। तो ऐसे कॉमनली यूज फॉर लाइट सेंसिटिव मेडिकेशंस के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड ये क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं लाइट के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली कौन सी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हमारी हार्मफुल रेज होती हैं तो हम उनसे बचाते हैं। तो ऐसे ग्लास जिनमें हम लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट को पैक करते हैं उन्हीं को हम एम्बर ग्लास बोलते हैं। फिर उसके बाद मोल्डेड ग्लास, अब ऐसे ग्लास जिनको हम मोल्डिंग से बनाते हैं, मोल्डिंग मेथड से, रेदर देन ट्रेडिशनल ब्लोइंग टेक्निक का यूज ना करके उसे क्या कर देंगे, मोल्ड कर देंगे, यानी कि उसे शेप दे देंगे, एक जिस शेप में हमें देना होगा ऐसे ग्लासेस को हम उस शेप में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वैसे बनाते हैं। तो ये पैकेजिंग एप्लीकेशन बहुत सारी के लिए भी यूज किया जाता है हमारा मोल्डेड। लेकिन 4 जो थे ऊपर के, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप नॉन पैरेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्बर ग्लास और भी होते हैं, हर्मेटिकली सील्ड ग्लास, यानी कि भाई जिसमें से एयर बिल्कुल भी पास ना हो पाए, ये सब रेजिस्टेंस ग्लास की बिल्कुल रेजिस्ट कर दे, चीजों को रोक दे, ऐसे ग्लास हो गए। फिर उसके बाद अब देखो अगला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर देखो हमने इसमें से अपना टाइप्स को कवर कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमें क्या देखना है कि हम अपने ग्लास को किस तरीके से चूज करें कि भाई हमें ये वाला ग्लास यूज ही करना है, जैसे कि पैरेंटल के लिए अलग यूज करना है, ओरल के लिए अलग यूज करना है। तो इसका एक क्राइटेरिया होगा कि हम अपने ग्लास को कैसे सिलेक्ट करें। तो हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं अपने ग्लास को, उसकी सेफ्टी देखते हुए, स्टेबिलिटी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं, और किसकी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, भाई वो इफेक्टिव भी है या नहीं, जो भी हम ग्लास यूज कर रहे हैं कहीं उसमें से केमिकल्स ना निकल जाएं, लीचिंग ना हो जाए, ये सब। तो हम कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मेडिकेशन कौन सी है, टाइप की, ओरल है, लिक्विड है, सॉलिड है, पैरेंटल है। तो उसके बेस पे हम अपने ग्लास को सिलेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास आर सुटेबल फॉर वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सच एज पैरेंटल ड्रग्स, ओरल ड्रग्स, सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इनके लिए सबके लिए क्या होंगी, अलग अलग होंगी। फिर उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस, अब हम क्या देखेंगे, कंसिडरेशन करेंगे, देखेंगे क्या कि ग्लासेस जो है रेजिस्टेंस है या नहीं, केमिकल इंटरेक्शन तो नहीं हो रही हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन के साथ। तो इसको बचाने, इससे क्या बचा सकते हैं हम, लीचिंग को बचा सकते हैं और डिग्रेड होने से अपने प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई हमारे ग्लास का क्या है, केमिकल रेजिस्टेंस उसका सही है या नहीं, उसमें से कहीं लीचिंग तो नहीं हो रही है। लीचिंग यानी कि
ग्लास के जो पार्टिकल्स है वो हमारी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो इन सब से हमें बचना होता है। तो हम केमिकल रेजिस्टेंस भी देखेंगे अपने ग्लास का, उसके बाद उसका इनर्टनेस चेक करेंगे कि भाई हमारा ग्लास जो है इनर्ट नेचर का है या नहीं। पर्टिकुलरली किसको, टाइप 1 को अच्छे से चेक करेंगे, जो बोरोसिलिकेट ग्लास है। क्यों टाइप 1 को क्यों अच्छे से चेक कर रहे हो भाई तुम? क्यों? क्योंकि ये पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? यूज फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन, अभी बताया था मैंने ये। तो इसलिए हमें इसमें अच्छे से देखना है कि इनर्ट का मतलब भाई वो बिल्कुल किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। उसके बाद हम परमेबिलिटी को चेक करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे ग्लास जो है रेजिस्टेंस है या नहीं, कि भाई कोई भी गैस उसमें, ग्लास जो है क्लोजर से बंद है तो उसमें कोई गैस ना आ जाए, उसमें परमिट ना हो गैस, मॉइस्चर को परमिट ना करे कि भाई जाओ तुम चले जाओ, मॉइस्चर कंटेंट जाओ आ जाओ। तो हमें परमेबिलिटी भी चेक करनी होती है। मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, इससे क्या बनी रहेगी? स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो हमें इन सब चीजों को रजिस्ट करना है, किसको? गैस को, मॉइस्चर को। फिर उसके बाद देखो लाइट प्रोटेक्शन की हमें क्या करना है? एम्बर ग्लास बोला था ना कि लाइट सेंसिटिव ड्रग्स का हम इसके लिए हम सिलेक्शन किसका करेंगे? एम्बर और कलर्ड ग्लास होने चाहिए हमारे लाइट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, जिससे हम यूवी रेज से बचा सके अपने प्रोडक्ट को डिग्रेड, खराब होने से। क्या होने से? खराब होने से अपने प्रोडक्ट को हम बचा सके। ये था, हमने ये देखा। फिर उसके बाद कंटेनर डिजाइन, की भाई कंटेनर का डिजाइन कैसा हो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट बोले तो ऑप्टिमल, कैसा हो? एकदम हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। किसके लिए? ऐसा डिजाइन करो अपने कंटेनर को कि उसे हैंडल करना भी आसान हो, उसकी स्टोरेज भी आसान हो, और उसमें से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्पेंस भी कर सकें। ये देखते हुए चलना होता है। उसके बाद हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, की भाई उसमें मॉइस्चर जो है वो ना आ जाए, उसके साथ भी हमारा प्रोडक्ट क्या रहे? एकदम एकदम टिका रहे। तो एबिलिटी टू विथस्टैंड मॉइस्चर, मॉइस्चर जब कहीं पे है तो हमारा प्रोडक्ट वहां पे भी एकदम अच्छे से टिका रहे, ऐसा हमारा ग्लास होना चाहिए। कि हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस उसमें काफी ज्यादा होना चाहिए, ताकि विदाउट डिग्रेडेशन, बिना प्रोडक्ट को खराब किए और बिना लीचिंग किए, किसको? ग्लास जो है हमारे प्रोडक्ट में ना आ जाए। हमें ये सब देखते हुए चलना होता है। ट्रांसपेरेंसी, अब भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना ग्लास, की हमें अपना जो प्रोडक्ट हमारा है वो बिल्कुल क्या हो? विजिबल हो, क्लियर विजिबिलिटी हो। इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? ताकि हम चेक कर सके किसको? अपने कंटेंट को जो उसके अंदर है, और उसमें उसे इंश्योर कर सके, उसे भरोसे से हम देख सके कि भैया हमारे प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी एकदम बढ़िया है। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देखेंगे क्या, कि हमारा हाई होनी चाहिए, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टू मिनिमाइज, ताकि डिफेक्ट क्वालिटी, ग्लास इतने हाई क्वालिटी के बनाओ कि डिफेक्ट्स जो है बिल्कुल एकदम कम हो, ना के बराबर हो, और उसकी इंटीग्रिटी उसका जो है एक जैसी बनी रहे, वो मेंटेन रहे ग्लास कंटेनर की। कॉस्ट कंसिडरेशन, कि ग्लास की कॉस्ट जो है इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करेगी, उसको बता देगी, किसको? ओवरऑल प्रोडक्शन पता चल जाएगा इससे, और पैकेजिंग बजट पता चल जाएगा। तो हमें कॉस्ट भी देखनी होती है अपने ग्लास की। हम भाई हमें ये नहीं कि बिल्कुल इतना हाई फाई क्लास का रख लिया है, बस इतना हो कि टाइप 1 का ज्यादा कॉस्टली होता है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है हमारा टाइप 1। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपने पैरेंटल प्रिपरेशन को स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद ईज ऑफ हैंडलिंग, कि हमारा ग्लास ऐसा हो कि उसे अच्छे से इजीली हम हैंडल कर सके, स्टोर कर सके। ईज ऑफ हैंडलिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड स्टोरेज कंडीशन टू प्रिवेंट ब्रेकेज और डैमेज, कि हम डैमेज से बचा सके। ये थे हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एडवांटेजेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लास की क्या उसकी खूबियां हैं और क्या उसमें बेकार है, कि क्या फायदा है ग्लास से और क्या उससे हमें नुकसान है। तो ये हमें जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रही हूँ, एग्जाम में आना ही आना है ये टॉपिक। देखो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, ये हमारा है ग्लास का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्लास्टिक मेटल को कवर कर लेंगे, देखेंगे रबर भी इसी में कवर हो जाए, क्योंकि ग्लास ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और तो छोटे ही हैं। देखो, सबसे पहली बात, वही जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में पढ़ा है वही हमें इसमें भी देखना है, कि ये कैसे है? इनर्ट है, ट्रांसपेरेंट है हमारे ये, ठीक है, कि हमें विजिबल हो जाए और कोई भी हमारा केमिकल रिएक्ट ना कर जाए कंटेनर का प्रोडक्ट के साथ। दे हैव एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज, इसमें अच्छी होनी चाहिए। बैरियर बोले तो भाई फिजिकल इन्वायरमेंट से हमें बचाना है अपने प्रोडक्ट को, मॉइस्चर से, गैसेस से, इन सभी से। और क्या होना चाहिए? ये इम्परमेबल होना चाहिए, कि परमिट ना करे गैस को, वेपर्स को, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे हमारे, जैसे कि हमारे वो क्या थे, टिंचर वगैरह हो गए, तो वो उसमें वोलेटाइल भी होते हैं जो उड़ जाते हैं हमारे ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो
अब हम उन्हें क्या करके रखेंगे भाई, एकदम क्लोज करके ऐसे कंटेनर में रखो कि उसमें ना तो गैस उसमें से बाहर निकल पाए, ना ही उसमें से वेपर्स जा पाए, ना उसमें आ पाए, ताकि जिससे क्या हो, हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट का लॉस ना हो, बिल्कुल उससे बचा लेना ही अपने प्रोडक्ट को। तो ये भी क्या है, एक फायदा ही है। उसके बाद दे आर अवेलेबल इन, ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं हमारे ग्लास। उसके बाद स्टरलाइजेबिलिटी की, अगर मानो एक होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन होता है कि आप पढ़ेंगे ये भी सेकेंड ईयर में, कि स्टरलाइजेशन यानी कि अपने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने प्रोडक्ट को उससे फ्री करना, पैकेजिंग मटेरियल को भी, प्रोडक्ट को भी किससे फ्री करना, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जितने भी ये सब होते हैं इनसे हमें बचाना है, हार्मफुल चीजों से अपने प्रोडक्ट को। तो हम क्या करते हैं, उसे स्टरलाइजेशन करते हैं। एक होता है ड्राई, एक होता है वेट, जिसमें ऑटोक्लेव वगैरह यूज करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उसको भी हम क्या करें, एकदम क्लीन करें, स्टरलाइज करें। तो स्टरलाइजेशन भी ऐसा हो कि ग्लास ऐसा होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन मेथड में विदस्टैंड रहे, वो एकदम टिका रहे। ये नहीं कि उसी स्टरलाइजेशन के वक्त ग्लास जो है ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टरलाइजेबिलिटी अच्छी होती है उनकी ग्लासेस की, ये है। ग्लास जो होते हैं रिसाइक्लेबल होते हैं, कि दोबारा से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वही ग्लास कलेट बना लो भाई, ब्रोकन ग्लास को तोड़ के क्या फिर से एक नया ग्लास बना दो। और इको फ्रेंडली होते हैं ये हमारे। और ग्लासेस हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ किसकी सबसे ज्यादा होती है, ग्लासेस की, कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया तब से रखो और एकदम एक्सपायरी डेट तक वो बढ़िया से उसमें रहते हैं। दे हैव केमिकल, इनकी केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अच्छे से, और डिटेरियोरेट नहीं होते, ये खराब नहीं होते एज के साथ, और ये इजिली हम इन पे लेबल कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी रहती है इनकी, यानी कि बहुत जगह पे ये यूज होते हैं, कि अवेलेबल रहते हैं। टाइप्स इनके ज्यादा हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, और डिफरेंट टाइप होती है इसकी ग्लास की, और फॉर्म्स होती हैं, जैसे वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, बॉटल की फॉर्म में हो गया ये। और उसके बाद ये हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लाइट सेंसिटिव मेडिकामेंट से ड्यूरिंग स्टोरेज के वक्त। किससे बचाते हैं, लाइट सेंसिटिव मेडिकामेंट से, जैसे एम्बर ग्लास हो गए। और दे हैव गुड क्वालिटी, इनकी क्वालिटी जो होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब क्या बचा है देखो इसमें एडवांटेजेस, तो यार मैंने काफी सारे लिखवा दिए, 10 से भी ज्यादा है, और बहुत ईजी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो उसके बाद आते हैं हमारे डिसएडवांटेज, की ग्लास क्या होते हैं हमारे, फ्रेजाइल होते हैं यार। ये नुकसान है कि अगर हम इनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाते हैं, टूटने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, मेटल, रबर। तो क्या है, फ्रेजाइल है, कि ये जल्दी से टूट जाते हैं। So they can easily broken during handling, transport and storage. Glass containers are heavier than other like plastic, और ये हैवी भी होते हैं अदर से। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ग्लास जो होती है, जब हम ग्लास को बनाते हैं उसी टाइम हमारा खर्चा इतना ज़्यादा लग जाता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है अदर मटेरियल के मुकाबले। ग्लास में जो है लिमिटेड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लास्टिक में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी हमारी ग्लास में नहीं होती। कुछ ग्लास जो है यूवी लाइट को भी अलाउ कर देते हैं, जिससे हमारा लाइट सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें क्या होते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसके बाद ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, वही कि भाई ट्रांसपोर्ट के वक्त क्या होती है, ब्रेकेज भी हो जाती है, टूट भी जाते हैं। भारी इतने होते हैं, बल्कीनेस इतने होते हैं कि उसका ओवरऑल वही के ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है। लिमिटेड बैरियर प्रॉपर्टीज, ये मॉइस्चर से, इन सब से बहुत ही लिमिटेशन होती है कि ये इतना ही बचा सकते हैं भाई, ये नहीं कि ज्यादा वेपर्स आ गई है तो भी ये बचा ले, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। और कॉम्प्लेक्स होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ग्लास को बनाना काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद ग्लास कंटेनर जो होते हैं उसमें से एल्कली भी निकल जाती है हमारी, और जो भी जिससे वो बना हुआ है हमारे एलिमेंट्स वगैरह हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं उसमें। जैसे बोरोन का है तो उसमें से बोरोन थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाए, किसमें, एक्वस प्रिपरेशन में, जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें हमारी एल्कली निकल जाती है। तो ये था हमारे ग्लास के बारे में। इसमें हमने क्या क्या देखा, देखो पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं जिससे हम पैकेज करते हैं, पैक करते हैं अपने मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। क्लोजर्स का यूज देखा हमने, क्लोजर्स क्या है, और अगर पैकिंग हमारी बेकार होगी तो हमारे प्रोडक्ट क्या होगा, डिटेरियोरेशन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर हमने ग्लास के बारे में देखा कि कॉमनली यही सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद काफी ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेबिलिटी अच्छी है, सेफ्टी काफी बढ़िया है, लॉन्ग इसकी शेल्फ लाइफ है ग्लास की। कंपोजिशन देखी, सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कलर्ड ब्रोकन ग्लास होता है। उसके बाद टाइप्स देखे ग्लास के, टाइप 1 जो है बोरोसिलिकेट ग्लास पारेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, टाइप 2 हमारा लिक्विड प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं इसको, टाइप 3 हमारा
किसके लिए यूज होता है, ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए यूज होता है, और इसमें लेस केमिकल रेजिस्टेंट होता है। टाइप 3 को हम रेगुलर सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। नॉन पैरेंटल वही कि भाई जितने भी क्रीम्स वगैरह हैं, ओरल सॉल्यूशन ऑइंटमेंट की पैकेजिंग के लिए हम टाइप 4 नॉन पैरेंटल का यूज करते हैं। एम्बर ग्लास लाइट सेंसिटिव मेडिकेशन के लिए। मोल्डेड ग्लास देखा कि भाई इसको मोल्डिंग से बनाते हैं, वेरियस पैकेजिंग को एप्लीकेशन में यूज करते हैं। फिर हमने क्या देखा, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा कि भाई मेडिकेशन का टाइप डिपेंड करता है कि हमारी मेडिसिन कौन सी है जिसको हमें पैक करना है। केमिकल रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि केमिकल जो है उसमें से निकलना जाए, लीच ना हो जाए, हमारा एल्कली ना निकल जाए, किसमें से, ग्लास में से। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। इनर्टनेस देखते हैं, परमिबिलिटी देखते हैं, लाइट प्रोटेक्शन देखा। उसके बाद कंटेनर को हम कैसे डिज़ाइन करें, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए किसका, हमारे ग्लास का, कि भाई वो विदस्टैंड रह सके अगर कोई मॉइस्चर आ गया है वहाँ पे। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ग्लास की। कॉस्ट भी बढ़िया होती है इसकी, मतलब इफेक्टिव रहती है काफ़ी ज़्यादा। ईज ऑफ हैंडलिंग है कि आराम से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। बट एडवांटेजेस देखिए, इनर्ट है, ट्रांसपेरेंट है, वही जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखे वही हमें यहाँ पे अपने एडवांटेजेस में लिखने होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिसएडवांटेज देखा कि ये इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है कि ये टूट जाते हैं, हैवी होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसके बाद बल्कीनेस है, ब्रेकेज भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं ट्रांसपोर्ट के। लिमिटेड बैरियर प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ये हमारी आज की वीडियो में था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको इसके भी प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो